अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी का, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कहते हैं हमारा वो सिस्टम जो कि हमें सांस लेने में मदद देता है, या जिसको आप निज़ाम तनफ़ुस भी कहते हैं। रेस्पिरेशन का जो निज़ाम है वो नोज से शुरू होता है, नाक के ज़रिए से हम सांस लेते हैं, और आखिरी पार्ट जो इसका जाता है वो होता है लंग्स, यानी कि नाक से लेकर लंग्स तक का जो रास्ता है उसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, या उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको कुछ पार्ट्स शो किए हैं कि रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको इसको समझना जरूरी है। इसमें से कुछ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, वो मैं साथ साथ आपको मेंशन करती जाऊंगी। ये है हमारे पास नोज, या जिसको आप नेजल कैविटी कहते हैं, और ये आपके पास निचला हिस्सा है जिसको आप मुंह या ओरल कैविटी कहते हैं। इन दोनों का सेम पॉइंट होता है, दोनों एक ही पाइप के जरिए से आपके गले तक आते हैं। गले को हम कहते हैं थ्रॉट, या इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। जैसे ही हम गले से नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो सिंगल रास्ता था ये दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता ये वाला है, और ये वाला है आपके पास जो मैं रेड से शो कर रही हूँ, और एक रास्ता आपके पास ये वाला है। ये जो रास्ता है इसे आप कहते हैं एसोफेगस, या ये खुराक की नाली का रास्ता होता है। जो हम खाना खाते हैं तो वो फूड हमारे पास यहाँ से यहाँ पे आती है। फिर एसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आता है, फिर लीवर आता है, वो फिर आगे आपके पास छोटी आंत, बड़ी आंत, वो आगे से जीआईटी स्टार्ट हो जाता है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमने इस रास्ते में नहीं जाना, हमने आना है यहाँ से यहाँ पे। जैसे ही हम फेरिंग्स के नीचे आते हैं तो एक हमारे पास कवर आता है, या लिड होती है, जिसको आप ढक्कन भी कहते हैं। इसको आप कहते हैं एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस का क्या काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं उस वक्त ये एपिग्लॉटस इस एरिया को बंद कर देता है, ताकि जो हमारा फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे खाने की नाली में आए, हमारी सांस की नाली में ना जाए, क्योंकि अगर वो सांस की नाली में जाएंगे तो आपको खाते हुए धचका लग सकता है। तो ये जो लिड होता है ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ग्लॉटस, एपिग्लॉटस के नीचे आपके पास एक एरिया होता है जिसको आप ग्लॉटस कहते हैं। वहां पे हमारे पास दो इस तरह के पोर्स होते हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये बेसिकली टिश्यूज होते हैं। वोकल कॉर्ड्स हमारी साउंड को पैदा करने में मदद देते हैं। एपिग्लॉटस, ग्लॉटस और वोकल कॉर्ड्स को इकट्ठे मिला के हम कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वो एरिया जहां से हमारी आवाज डेवलप होती है उसको आप लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स को आप याद रखेंगे गानों से। हम जब गानों की बात करते हैं, सॉन्ग से बात करते हैं, तो सॉन्ग से कुछ ना कुछ लेरिंग्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं वॉइस को, आवाज को। तो यहां से आप याद रखेंगे कि लेरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स का मतलब होता है थ्रॉट। उसके बाद जैसे ही आप लेरिंग से नीचे आते हैं तो आपके पास एक नाली होती है जिसको आप कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को आम जबान में हम कहते हैं विंड पाइप, यानी कि हवा का रास्ता। यहाँ से हवा जो है वो गुजरती है। आगे जाके ट्रेकिया मजीद बारीक नालियों में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाके मजीद बारीक नालियों में कन्वर्ट होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूज। और ये ब्रोंक्यूज आगे जाके मजीद छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पैकेट्स में कन्वर्ट होती हैं। इन मिलियंस ऑफ पैकेट्स को हम कहते हैं एल्व्यूलाई। और ये दोनों चीजें क्या हैं? ये दोनों चीजें हमारे लंग्स हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में हमारा हार्ट मौजूद होता है, जो कि हम पीछे पढ़कर आए हैं। तो ये बेसिकली हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारे पास ये जो पैकेट्स होते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो भी ऑक्सीजन होती है वो इस रास्ते से गुजर के यहाँ से गुजर के इन पैकेट्स के अंदर जमा हो जाती है। और जब हमारी खून की नालियां लंग्स के पास से गुजरती हैं, जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है वो लंग्स के पास से गुजरता है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स की नालियां होती हैं और ये लंग्स की जो नालियां होती हैं, इनकी दीवारें परमिएबल होती हैं, गैस यहाँ से डिफ्यूज कर सकती है। लिहाजा गैस यहाँ से निकल के हमारे ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती है और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखेंगे कि जो लंग्स हैं इनका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है? एल्व्यूलाई होता है। पूरे लंग्स के अंदर, ये मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, बट ये जो पैकेट्स हैं ये पूरे लंग्स के अंदर मिलियंस की तादाद में फैले हुए होते हैं, पूरे लंग्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। देन आता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे मुश्तमिल होता है? नोज पे, फेरिंग्स पे, लेरिंग्स पे, ट्रेकिया पे, ब्रोंकाई पे, लंग्स पे, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो ऊपर वाला रास्ता है उसको अपर कहते हैं, और जो नीचे की तरफ बॉडी में रास्ता है उसको लोअर कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास आता है नाक और फेरिंग्स, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है दिस इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। इससे नीचे आप जितना भी जाते हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया,
ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इससे यहाँ तक सारे रास्ते को हम क्या कहते हैं, डेट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज ये हैं कि लंग्स का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, लंग्स एल्विलाई क्या होते हैं, विंड पाइप किसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, एसोफेगस किसका रास्ता है, लिड को क्या कहते हैं, थ्रॉट का दूसरा नाम क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। यही छोटे मोटे एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं। देन हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर्स में पूछा भी जाता है, वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। लफ्ज़ पल्मो का मतलब होता है लंग्स और वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीद करना या सांस लेना। जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ होती है हवा को अंदर लेकर जाना, डैट इज कॉल्ड इनफ्लो, या उसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं या उसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं उसको इनफ्लो ऑफ एयर भी कहते हैं, इंस्पायरेशन भी कहते हैं या इनहेलेशन भी कहते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है हवा को या कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो। उसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं या उसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। जब हम गैस को अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, किस किस के दरमियान तबादला होता है, हमारे लंग्स के दरमियान और हमारे माहौल के दरमियान गैसेस का तबादला होता है, तो इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन कितने पे मुश्तमिल होती है, मैंने बताया जी, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन इसको इनफ्लो कहते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन इसको आउटफ्लो ऑफ एयर कहते हैं। अब सवाल हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमने सांस अंदर लेके जाना है या हमने ऑक्सीजन इंटेक करनी है। इवन आप जाग रहे हो, आप सो रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, आप टेंशन में हो, आप खुशी में हो, आप सांस लेना नहीं भूलते। हम इवन बेहोश भी हों, उस कंडीशन में भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है और हम सांस ले रहे होते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमारे ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे हाइंड ब्रेन में या ब्रेन के पिछले पार्ट में होता है। उस पार्ट का नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा और एक सेकेंड पार्ट है डैट इज कॉल्ड पोन्स। ये दो ऐसे एरियाज हैं ब्रेन के जो कि हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। आप कॉन्शियस हालत में हो या आप बेहोशी की हालत में हो, दोनों हालत में हमारा ये सिस्टम काम करता है, ब्रेन के ये एरियाज काम करते हैं और हम सांस लेना नहीं भूलते। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब सांस अंदर लेना है और कब हमने सांस बाहर निकालना है। तो इसका एक बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि गैसेस जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब होता क्या है कि जब अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर गैस का प्रेशर कम है, इसको अगर हम सिंपल करें तो हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज करें हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। तो अब होगा क्या कि गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो गैस जो है वो माहौल से हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और जब हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की जब केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में जाके तो वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होती है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है और माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बॉडी की निस्बत कम होता है तो बॉडी क्या करती है, गैस को बाहर खारिज कर देती है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम था, लिहाजा गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर देती है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट या इसको आप प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं कि गैसेस का तबादला किस बेस पर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की बेस पर होता है या प्रेशर डिफरेंस की बेस पर होता है। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगर हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा है गैस का तो गैस लंग्स में से एटमॉस्फेयर में मूव करेगी। अगर एटमॉस्फेयर में गैस का प्रेशर ज्यादा है तो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर मूव करेगी। यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है। जब प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा होता है तो हवा जो है वो लंग्स में से निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट प्रोसेस भी होता है। अब आ जाता है कि मैकेनिज्म क्या है पल्मोनरी वेंटिलेशन का, कि जब हम सांस लेते हैं उस दौरान हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या क्या तब्दीली आती है। बड़ा आसान सा और बड़ा आप समझे जी इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा।
अब आपने याद क्या करना है, आपको ये पता होगा कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है, आपने अपने अपने कॉलेजेस में स्केलेटन देखा होगा, जिसमें प्रॉपर एक ढांचा होता है, उसका हेड बना हुआ होता है, उसका पूरा प्रॉपर चेस्ट बनी हुई होती है, बोन्स आपको दिखाई जाती हैं, एनाटमी के लैब में आपने देखा होगा। वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वहां से समझाती हूँ। सो मैंने इसको थोड़ा सा रफली ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये जो है, ये हमारा जो चेस्ट कैविटी है, जिसको आप सीना भी कहते हैं, सीने के दरमियान की हड्डी है, जो कि ये वाली है, ठीक है। इस हड्डी को हम कहते हैं स्टर्नम। इस हड्डी के गिर्द हमारे पास इस तरह से एक जाल होता है, इस जाल को हम कहते हैं रिब केज, या जिसको आप आम जबान में पसलियां भी कहते हैं। हमारी दोनों साइड से पसलियां दरमियान सेंटर में एक पॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, स्टर्नम। और स्टर्नम के दोनों साइड पे क्या होता है, रिब केज या पसलियां होती हैं। रिब केज के बाहर की तरफ मसल्स होते हैं, जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और पसलियों के अंदर की तरफ जो मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और जहाँ पे पसलियां खत्म होती हैं वहां पे हमारे पास एक इस तरह का उभार आता है, इस उभार को हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक हो गया। नॉर्मल पोजीशन में ये क्या होता है कि हमारा स्टर्नम बिल्कुल स्ट्रेट है, रिब केज इस तरह से, और डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हमने सांस अंदर लेना है, हमने जब इंस्पायरेशन करनी है, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आए, यानी कि आप ऑक्सीजन को इनवाइट कर रहे हैं। और जब भी आप किसी भी चीज़ को इनवाइट करते हैं, अपने घर में आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो आप अपने दरवाजे खोल देते हैं, अपनी जगहों, अपने घर को खुला करते हैं, ताकि बाहर वाले मेहमान आपके घर में आके कंफर्टेबल हो सकें। सेम चीज़ हमारी बॉडी करती है कि जब हमने ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना होता है, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लिए जगह बनाती है ताकि ऑक्सीजन कंफर्टेबल होकर वहां पर रह सके। उसके लिए हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, उस एक्टिविटी को हमने यहाँ पे शो किया है। अब होता क्या है कि सबसे पहले जब हमने सांस अंदर लेकर आना है, तो ये जो डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठा हुआ था, ये डायाफ्राम थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। डायाफ्राम में अगर फर्क देखें तो पहले ये इस तरह से था, अब डायाफ्राम क्या हो गया है, ऐसे हो गया। जैसे डायाफ्राम नीचे आता है तो हम गौर करें, पहले हमारे पास चेस्ट कैविटी का इतना एरिया था, अब हमारे पास एरिया क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। अब आप गौर करें तो मेहमान इस जगह पे रहना पसंद करेंगे या इस जगह पे रहना पसंद, डेफिनेटली जिस जगह पे स्पेस ज़्यादा है मेहमान वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो जब हमारे पास कंडीशन ये चेंज होकर इस तरह से आ जाती है, तो यहाँ पे गैस एंटर होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, वो आपने याद रखना है कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, उस वक्त जो हमारे मसल्स काम करते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। हमारा डायाफ्राम के जो डायाफ्राम है, इसके अंदर भी मसल्स होते हैं जिनको डायाफ्राम के मसल्स कहते हैं। ये मसल्स हरकत करते हैं, सुकड़ते हैं, और ये सुकड़ते हैं तो एक दूसरे के, इस तरह से समझे कि आपके पास डायाफ्राम था, ये इस तरह से था, ठीक है। ये मसल्स एक दूसरे सुकड़ते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डायाफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। और जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है। हमें डायाफ्राम को क्योंकि नीचे की तरफ करना है, तो मसल्स क्या करेंगे, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये शो के वक्त लिखा गया है कि सबसे पहले जो हमारे डायाफ्राम के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले डायाफ्राम ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये लेस डोम लाइक हो जाता है। लेस डोम लाइक का मतलब क्या होता है, डोम का मतलब होता है गुंबद, जैसे मस्जिद के गुंबद होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। पहले वो एक गुंबद नुमा था, अब वो क्या हो गया, लेस डोम लाइक हो गया। अब दूसरा रोल किसका है, दूसरा हमारे पास रोल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। ये वाले मसल्स भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायाफ्राम के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमारा डायाफ्राम प्रॉपरली नीचे की तरफ आ जाता है। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास वर्टिकल डायामीटर ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वर्टिकल का मतलब होता है लंबाई में। पहले ये एरिया कम था, अब ये क्या हो गया, एरिया ज्यादा हो गया। जब ये एरिया ज्यादा होता है तो रिब केज के पीछे की तरफ हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। लंग्स हमारे पास एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर लें, रिब केज मूव आउटवर्ड, रिब केज मूव्स आउटवर्ड। जो हमारे पास ये वाला रिब केज है, ये भी
कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है, सीने से बाहर की तरफ आ जाता है, ताकि जो लंग्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिल सके। जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी लंग्स उतने ज़्यादा फूलेंगे, जितने ज़्यादा फूलेंगे उतनी ज़्यादा गैस उसके अंदर, ऑक्सीजन उसके अंदर आ सकती है। तो जब वर्टिकल डायमीटर हमारे पास इंक्रीज होता है तो इसके पीछे हमारे पास लंग्स पड़े होते हैं, ये जो रिब केज है, जाल है, ये बाहर की तरफ आ जाता है, लिहाजा लंग्स के पास अंदर स्पेस क्या ज़्यादा हो जाती है, लंग्स फैलते हैं। जब आप किसी भी जगह पे स्पेस ज़्यादा कर देते हैं तो उस जगह पे प्रेशर कम हो जाता है। ये तो आपको पता है ना कि एक कमरे के अंदर अगर 10 लोग बैठे हों तो वहाँ पे कमरे का साइज़ नॉर्मल हो तो 10 लोग बैठे हों तो वहाँ पे प्रेशर नॉर्मल होगा। बट अगर आप उस कमरे को खुला कर देंगे और वही 10 लोग बैठे होंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हर बंदा आराम से वहाँ पे बैठ सकता है। तो जब भी आप सरफेस एरिया ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे मौजूद चीज़ों के ऊपर प्रेशर कम पड़ जाता है, लिहाजा प्रेशर जो है वो चेस्ट कैविटी का कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो इसका मतलब है अंदर गैस का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में गैस का प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा गैस जो है या ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ एंटर होती है और इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। इसमें ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। क्या याद करना है जी, हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो लेस डोम लाइक हो जाता है, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वर्टिकल डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, रिब केज बाहर की तरफ आ जाता है, लंग्स फैल जाते हैं, एरिया क्योंकि ज़्यादा हो गया है तो अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जब प्रेशर कम हो जाता है तो हमने पढ़ा है कि गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, लिहाजा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो गया तो गैस जो है या ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इसी का जो अपोजिट होता है उसको आप कहते हैं एक्सपायरेशन। इसमें अगर हम गौर करें तो हमने दोबारा से वही नॉर्मल बनाया है डायाफ्राम, ये हमारे पास रिब केज है, यहाँ पे हमने दिखाए थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और अंदर हमने दिखाए हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये आपने याद रखना है कि इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होती है और इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्योंकि एक्सपायरेशन में हमने क्या करना है, गैस को लंग्स में से बाहर निकालना है। तो कौन धक्का देके गैस को बाहर निकालेगा, अंदर वाले मसल्स। ठीक है, आपके घर में मेहमान अगर आए हुए हैं और आपने उनको बाहर निकालना है तो डेफिनेटली जो अंदर के लोग हैं उन्हें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी गैस जो है वो आपके घर से बाहर जाएंगे। तो सेम केस हमारे बॉडी में होता है। ये हमारे पास रिब केज है। अब हमने अगर गैस को बाहर निकालना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया है चेस्ट कैविटी का उसको कम करना पड़ेगा। अगर हम जगह कम करेंगे तो यहाँ पे रहने वाला जो भी गेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। जब किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो कोई भी चीज़ वहाँ रहना पसंद नहीं करती, लिहाजा वो कोशिश करेगी कि मैं यहाँ से निकल के किसी ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ पे प्रेशर जो है आपके पास कम हो। अब इसको हमने इस कंडीशन में लाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डायाफ्राम पहले लेस डोम लाइक था, अब हमने इसको क्या कर दिया है, मोर डोम लाइक कर दिया है। जो रिब केज है उसको हम अंदर की तरफ धक्का दे देंगे, लंग्स की तरफ अंदर की तरफ धक्का देंगे तो लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, लंग्स फैलेंगे नहीं, लंग्स उकड़ जाएंगे। लंग्स के अंदर जो हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास डायाफ्राम के मसल्स रिलैक्स होंगे। जब डायाफ्राम के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो ये इस तरह से मोर डोम लाइक हो जाता है। इंस्पायरेशन में क्या था, डायाफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और वो लेस डोम लाइक हो गया था। अब वहां पे था कि आपके पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये होगा तो वहां पे था कि चेस्ट कैविटी का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डायाफ्राम ये आपके ऊपर की तरफ मूव कर गया तो चेस्ट कैविटी का डायमीटर क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। और साथ साथ हम ये भी लिखेंगे, रिब केज मूव्स इनवर्ड किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। रिब केज या जो जाल है, हमारी पसलियां अंदर की तरफ धकेली जाती हैं ताकि लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो, लिहाजा लंग्स कंप्रेस होंगे तो वहां पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी भी चीज को आप प्रेशर देते हैं, कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है और हमने पढ़ा है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वहां से गैस कम प्रेशर की तरफ जाएगी, लिहाजा हवा जो होती है वो लंग्स से एनवायरनमेंट की तरफ जाती है। क्योंकि लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो गया है, एनवायरनमेंट में प्रेशर कम हो गया है, तो हवा जो है वो एक्सपायरेशन करती है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। सो ये था हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस कि हम किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी
इजीली वेंटिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप मैं इस टॉपिक को क्लियर करने में कामयाब रही होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।